हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए। फ्लैशबैक 2 महीने पहले। अचानक आरोही के थप्पड़ मारने पर नित्या थोड़ी हैरान होकर बोली, ये तुम क्या कर रही हो और ये कौन सी जगह है? जिसे सुनकर आरोही नित्या के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम मर क्यों नहीं जाती? जब से मेरे भाई की ज़िंदगी में आई उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। आरोही, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? नित्या ने दर्द से कराहते हुए कहा, जिसे सुनकर आरोही एक और तमाचा नित्या के गाल पर जड़ उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए, कमीनी, एक तो मेरे भाई की ज़िंदगी खराब कर दी और दूसरा मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। तुम मर क्यों नहीं जाती? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी। नित्या आरोही की बात पर अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली, आरोही, मेरे बालों को छोड़ो, तुम पागल हो चुकी हो। चित्रांग भाई तुमसे प्यार नहीं करते। प्यार तो तू भी नहीं करती ना मेरे भाई से, तो तू उनकी ज़िंदगी में आकर क्यों दिखाई दे रही है? और चित्रांग मुझसे प्यार करे या ना करे, ये मुझ पर है। तू कौन होती है बोलने वाली? आरोही ने नित्या के बालों को खींचते हुए कहा। सुनकर नित्या नम आंखों से आरोही को इस तरह देखते हुए दर्द में बोली, आरोही, जैसे ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं टिकते, उसी तरह ज़बरदस्ती का प्यार कभी हासिल नहीं होता। जिसे सुनकर आरोही झटके से नित्या के बाल को छोड़ व्यंग भरी हंसी के साथ बोली, हाँ, ये ज्ञान तू मुझे दे रही है जो खुद किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके बैठी है बेशरम। ये ज्ञान तू मुझे दे रही है? ये कहते हुए आरोही का चेहरा गुस्से से भर चुका। नित्या आरोही के गुस्से भरे चेहरे को देख अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आरोही, मेरे हाथ पर खोलो। जिसे सुनकर आरोही अपना सिर हिलाते हुए वहाँ पर रख एक बॉक्स के डब्बे को खोलती और उसमें से इंजेक्शन निकालते हुए कहती है, वो तो खोलूँगी ही ना, क्योंकि तेरी मौत के सुसाइड का नाम जो देना है, और चिंता मत कर, तेरे पीछे उस माही को भी भेज रही हूँ। यह कहते हुए आरोही नित्या के हाथ को कसकर पकड़ उसके हाथ में इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगती है, जिस पर नित्या दर्द में रोते हुए कहती है, आहा, तुम क्या कर रही हो? आरोही, ये सब करके तुम भी नहीं बच पाओगे। आरोही नित्या की बात सुन पूरी तरीके से इंजेक्शन उसके हाथ में इंजेक्ट करने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, कोई सबूत नहीं है, और ये जो इंजेक्शन मैंने तुझे इंजेक्ट किया है ना, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, जिसका डेमो सबसे पहले मैं तेरी बॉडी पर इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट है मुझे नहीं पता। जिसे सुनकर नित्या घबरा जाती है और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। उसे अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हो रहा था और अचानक उसे उल्टियाँ आने लगती, जिस पर नित्या वहीं उल्टी करने लगती। आरोही नित्या को उल्टी करने पर उसके बाल को पकड़ सामने लगे एक सर्कल की तरफ इशारा करते हुए बोली, उधर उस तरफ देखो। नित्या आरोही की बात पर गहरी सांस भरती हुई आरोही से बोली, आरोही, मुझे जाने दो, जरूर जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से आज़ादी दिला दूंगी मैं। नित्या, आरोही ने नित्या के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिस पर नित्या को अपने शरीर में अजीब से गोशबम्प महसूस हो रहे थे और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने धुंधलापन सा छा रहा था। फ्लैशबैक एंड इन सब चीज़ों को याद करते हुए नित्या के माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे, जिसे देखते हुए करण टिश्यू पेपर से उसके माथे को साफ करते हुए, पैनिक होना बंद करो। नित्या गहरी सांस भरकर करण की तरफ देखते हुए, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। करण नित्या के बात पर अपना सिर हिला, उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम आराम करो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। करण की बात पर नित्या अपने सिर हिला देती है और करण उसके सिर को सहलाते हुए वहीं बैठ जाता है। माही के केबिन में चित्रांग माही के आने का वेट करते हुए उसकी कुर्सी पर बैठा माही के छुपा कर रखे जंक फूड को खा रहा था। जब माही अंदर आती है, चित्रांग माही के आने पर उसकी तरफ देखते हुए, काफ़ी थक गई हो जैसा लग रहा है। चित्रांग का अचानक आवाज़ सुन माही घबराहट में उसकी तरफ देखने के बाद अपने सीने पर हाथ रख, अजीब भूतिया प्राणी हो यार, अभी डर गई थी मैं, और बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? माही की बात पर चित्रांग अपने डेस्क के ऊपर रखते हुए बोला, पैर डेस्क के ऊपर रखते हुए, एक्सक्यूज़ मी, आई एम योर हॉबी, और मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी जगहों पर घुसने के लिए। चित्रांग के बाद सुन माही 2 मिनट उसे देखने के बाद स्कैन करते हुए उसके पैंट की तरफ देखकर शैतानियत से मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर चित्रांग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या मुस्कुरा रही हो? क्यों मुस्कुरा रही हो? माही अपने कोट को निकाल कर डेस्क पर रखते हुए उसकी तरफ आकर बोली, तुमने कहा मेरी जगह पर घुसने के लिए तुम्हें परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन तुम तो घुसना ही नहीं चाहते हैं। ये सुनकर चित्रांग माही को केबिन की तरफ इशारा करते हुए, दिख नहीं रहा है तुम्हारे केबिन में घुसकर बैठा हूँ मैं, और तुम इतनी थक क्यों गई हो? जिसे सुनकर माही अपने चेहरे के पसीने को टिश्यू पेपर से साफ करते बोले, क्या ही दुख बताऊँ मैं, डॉक्टर का पेशेंट्स इतना हाइपर हो जाते हैं ना कि उन्हें कंट्रोल करते हुए हमें हाइपर होना पड़ता है। जिसे चित्रांग कुरकुरे का पैकेट माही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खा लो और थोड़ा चिल करो दिमाग को। चित्रांग की बात पर माही वहाँ पर रखे मिनी फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए, उसके अंदर मैंने
कोक छुपा रखा है, उसे ला कर दो। ये सुनकर चित्रांग कुर्सी से उतर जाकर फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी दवाई और जिनके अंदर में एक कोका कोला का छोटा कैन था, जिसे निकालते हुए चित्रांग बोले, क्या यहाँ पर ये सब लाना अलाउड नहीं है? चित्रांग के बाद माही उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बीवी और अपने बेस्ट फ्रेंड को लाकर हम दोनों के कमरे में रखूँगी तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे? चित्रांग माही के बाद पर अपना सिर नहीं महिलाकर बोला, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में घुसते। एग्जैक्टली, इन मेरी फ्रिज का बिल मेरे नाम पर नहीं बल्कि इस अस्पताल के नाम पर जाता और मैं अपनी ज़रूरत के सामान उसके अंदर रखूँगी तो हॉस्पिटल का ऑनर मुझे यहाँ से निकाल देगा, इसलिए छुपा कर रखना पड़ता है। माही ने चित्रांग के हाथ से कोक का बोतल लेते हुए कहा, जिसे सुनकर चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? माही तिरछी नज़र से चित्रांग को घूरते हुए बोले, तुमसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, मतलब तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए ना, गधेरे। चित्रांग माही की बात पर गहरी सांस भरते हुए बोले, लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। माही कुछ कहते उससे पहले एक नर्स वहाँ जाकर माही से बोली, मैम एक और इमरजेंसी आई है। जिसे सुनकर माही अपने हाथ में पकड़ा जंक फूड को टेबल पर रखते हुए अपने कोट को पहनते हुए अपना सिर हिला देते हुए चित्रांग से कहते, मैं रात तक घर पहुँच जाऊँगी, मेरा शिफ्ट खत्म हो जाएगा, तुम ये सब लेकर चले जाना, यहाँ मत रखना। इतना कहकर माही बिना चित्रांग की बात सुने केबिन से बाहर चली जाती है। चित्रांग उसे जाता हुआ देखने के बाद कुरकुरे का पॉकेट और कोक उठाकर केबिन से बाहर आ जाता है और माही के पीछे उसी तरफ जाता है जहां एक नॉर्मल वार्ड में एक औरत की नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर चल रही थी। वो औरत माही पर काफ़ी चिल्ला रही थी क्योंकि उसके दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए चित्रांग के गहरी सांस भरकर घर के लिए निकल जाता है। अमृत का ऑफिस। मृत्युंजय ऋतिक के साथ अमृत के ऑफिस में बने बेसमेंट के अंदर पहुंचता है, जिसके अंदर धूल मिट्टी से लथपथ एक लड़की जिसके पैर पर बेड़ियां बंधी हुई थी बैठी थी। ऋतिक वहां पर लगी लाइट को ऑन कर देता है, जिसे वो लड़की अपनी आंखों के सामने हाथ रखते हुए कहती है, बंद करो। ये सुनकर मृत्युंजय अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा, घुटने का बल बैठकर उसके चेहरे को पकड़ ऊपर करते हुए, क्या बात है, बहुत जल्दी दोस्ती कर ली तुमने अंधेरे से? ऋतिक मृत्युंजय की बात पर एक नज़र उस लड़की को देखने के बाद बोला, मुझे लगता है कि अभी से पागल खाने छोड़ ही देना चाहिए। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, सही कहा, इन 2 महीनों में इसकी अकल ठिकाने लग चुकी है। फिर उस लड़के के सामने खड़ा होते हुए बोला, क्यों आरोही चावला? आरोही मृत्युंजय की बात पर कोई जवाब नहीं देती और अपने सिर को खुजलाते हुए ऋतिक की तरफ देख कर कहती है, चित्रांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऋतिक आरोही के बाद बिना किसी भाव को उसे देखते हुए बोला, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन तुम हमारे लिए खतरनाक हो सकती हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। आरोही ऋतिक की बात का कोई जवाब नहीं देती, जिस पर मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, इसे दिमागी इलाज की ज़रूरत है, एक साइकियाट्रिस्ट हायर करनी होगी, लेकिन पहले इसे वहाँ पर भेजने की तैयारी कर। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और उस बेसमेंट से बाहर चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद मृत्युंजय आरोही की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ ये सब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम किसी की जान ले सकती हो, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले ठीक हो जाओ। जिसे सुनकर आरोही सिर उठाकर मृत्युंजय को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे पागल खाने भेजकर तुम बच जाओगे? जिस दिन मैं बाहर आ गई ना, सबसे पहले तुम्हें मौत के घाट उतारूंगी। आरोही के बाद मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तो तुम यह पागल बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मृत्युंजय के सवाल पर आरोही हंसते हुए, हा हा हा, स्वस्थ इंसान को बुरी सज़ा मिलती है, लेकिन मानसिक संतुलन से ग्रस्त इंसान को कोर्ट भी सज़ा नहीं सुना सकता, इसलिए हो जाओ खुश। मृत्युंजय सारंग, क्योंकि जिस दिन मैं उसे कैद से बाहर आ गई तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा हो गया। यह सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर, ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें ये करने का मौका ही नहीं दूंगा। आरोही मृत्युंजय की बात अपना सर मुस्कुराते हुए हिला देती है और जब बाहर सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर आरोही मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, तुम मुझे नहीं, अपनी बर्बादी को खुद से दूर कर रहे हो, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आ जाते तब तक। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जब 2 बॉय अंदर आते हैं और मृत्युंजय उनकी तरफ चाबी बढ़ा देता है और वो लोग आरोही को पकड़कर उसके पैर की बेड़ियां खोलते हुए उसे वहां से जबरदस्ती ले जाते। आरोही के जाने के बाद मृत्युंजय एक गहरी सांस भरकर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस बारे में करण को बताना है कि पिछले 1.5 महीने से उसकी बहन मेरे पास थी। ऋतिक मृत्युंजय के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर वो नहीं मानेगा और उससे वापस ले आएगा, फिर आपको पता है क्या होगा। ऋतिक के बाद पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? मृत्युंजय के उलझन भरे चेहरे को देखकर ऋतिक गहरी सांस भरकर बोला, फिलहाल के लिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, उसके बाद इन सब चीज़ों से निपट लेंगे हम। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर अपना सिर हिला देता है और वो लोग बेसमेंट से निकल जाते हैं, अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं।
इधर रात का वक्त था। सारंग बिल्ला अनमोल रिया के साथ सारंग बिल्ला आया था और उसने रिया से डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिस बारे में उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था। दीपांजलि अब हर सैटरडे को सारंग बिल्ला में बिताती थी और वो लोग 2 दिन फुल मस्ती करते थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। राजीव रिद्धिमा और रिद्धम के साथ सारंग बिल्ला आया हुआ था, जहाँ अव्यक्त रिद्धम के साथ उसके हाथ को पकड़े डगमिग डगमिग करते हुए चल रहा था और रिद्धम ने अपने एक हाथ में डंडा पकड़ा रखा। पीछे से समृद्धि डरते हुए जाकर अव्यक्त को गले लगा लेती है, जिसे अव्यक्त संभाल नहीं पाता और अंधे मुँह कारपेट पर गिर जाता। अव्यक्त को लुढ़कता हुआ देखकर समृद्धि हंसते हुए हा 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 गीला, जिसे सुनकर व्यक्त एक कदम से उठकर समृद्धि को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रिद्धम बीच में आते हुए व्यक्त से कहता है, अभी गंदी बांध। रिद्धम की बात सुनकर व्यक्त समृद्धि की तरफ इशारा करते हुए बोला, विच। जिसे सुनकर मृत्युंजय शिवांश की तरफ देखते हुए, शिवा अव्यक्त का कुछ ज़्यादा ही तुम इंग्लिश टीचिंग दे रहे हो। शिवांश मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं महिलाते हुए बोला, नहीं अंकल, जब हम दोनों को इंग्लिश वाली वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें अक्सर यही बोला जाता है, विच, और ये उसी को सीख गया है। मृत्युंजय शिवांश की बात पर अव्यक्त की तरफ इशारा करते बोला, और इसे इसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, शिवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब। जिस पर दीपांजलि शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, विच का मतलब चुड़ैल होता है ना। शिवांश दीपांजलि की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और वहीं वैदिक दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, दीपा। दीपांजलि वैदिक की बात को बीच में काट कर बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये सुनकर सभी लोग वैदिक और दीपांजलि को देखने लगे, जहाँ वैदिक छोटा सा मुँह बनाकर बैठा हुआ था, जिसे देखकर मृत्युंजय शिवांश से बोला, इन दोनों में फिर झगड़ा हुआ है क्या? शिवांश मृत्युंजय के सवाल पर धीरे से उसके कान में बोला, वैदिक चाचू लाइक्स दीपा। जिसे सुन मृत्युंजय आंखें बड़ी करके बोला, व्हाट? शिवांश धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस। शिवांश की हाँ सुनकर मृत्युंजय अपना गला साफ करते हुए वैदिक की तरफ देखकर बोला, अहम अहम। वैदिक, तुमने अपने आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? वैदिक मृत्युंजय के सवाल पर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं यहीं पढ़ाई करूँगा, मुझे नहीं जाना बाहर। जिसे सुन मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, हम सब बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, तुम्हें भी बाहर जाना होगा। मृत्युंजय की बात पर वैदिक महक की तरफ देखते हुए, भाभी भैया को समझाओ ना, मुझे नहीं जाना फैमिली से। तो महक वैदिक के इंस्टिट्यूट भरी आंखों को देखकर अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय से बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पढ़ेंगे, इंडिया में भी अच्छी एजुकेशन होती है। महक की बात पर शिवांश चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोले, इसका मतलब मोम मैं यहीं रहूँगा, आप मुझे बाहर नहीं भेजोगे? मृत्युंजय शिवांश की चमकती हुई आंखों को देख अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम पर मेरा हक है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर भेज कर रहूँगा। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा, कह दिया ना, आप मुंह बंद कीजिए और चुपचाप अपना डिनर कीजिए। महक के तेज आवाज़ को सुनकर समृद्धि मृत्युंजय के पास आकर बोली, चुपचाप डिनर, नो बकवास। मृत्युंजय समृद्धि के बात पर से आंखें दिखाते हुए बोला, अच्छा मुझे सिखा रही हो? पीछे से बैग जाकर समृद्धि को पकड़ लेता है, जिस पर समृद्धि संभाल नहीं पाता, अंधे मुँह जमीन पर गिर जाता है। जिसे देखकर अव्यक्त खड़ा हो चलते हुए ताली बजाते हुए बोला, गिली गिली मजा आया, विच गिली। समृद्धि मृत्युंजय को हंसता हुआ देखकर गुस्से में खड़ी हो उसके ऊपर कूद पड़ती है, जिससे अव्यक्त पीठ के बल कारपेट पर गिर जाता है और समृद्धि उसके कमर पर बैठकर उसके बाल को पकड़कर खींचने लगती है। समृद्धि के बालों की 2 चोटियां बनी हुई थी, जिस कारण अव्यक्त की कोशिश करने के अव्यक्त रिद्धम की बात पर समृद्धि के बाल को एक हाथ से मजबूती से पकड़े रिद्धम से बोला, गंदी मालूंगा इसे। समृद्धि अव्यक्त के हाथ से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोने लगती है। जब मृत्युंजय अपने सिर से उठकर आकर अव्यक्त और समृद्धि के ऊपर से उठाकर अपनी गोद में उठाते हुए, क्या बदमाशी कर रहे थे? अव्यक्त मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर अपनी उंगली उसे दिखाते हुए बोला, डैडा विच। मृत्युंजय अव्यक्त की बात सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए उसे घूर कर बोला, आइंदा से ऐसे बैड वर्ड्स तुम नहीं कहोगे। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर समृद्धि को घूरने लगता है, जो कि बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय के पैर से लिपट कर बैठी हुई। समृद्धि को मृत्युंजय के पैरों पर बैठा हुआ देख अव्यक्त चिल्लाते हुए, छोड़ो मी डैडा। ये सुनकर समृद्धि मृत्युंजय के पैर को पकड़े रोते हुए बोली, डैडा। रिद्धम समृद्धि को रोता हुआ देखकर उसके आंसू को पोंछते हुए, डोंट कराए। अव्यक्त रिद्धम को समृद्धि के पलते गुस्से से बोला, ब्रो। मृत्युंजय अव्यक्त चिल्लाने पर उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए, अभी रिद्धम तुमसे अच्छा है, तुम बहुत गंदे हो। ये सुनकर अव्यक्त मृत्युंजय के हाथ को अपने चेहरे से छाते अपना सिर नहीं में हिलाकर, मी नी गंदा। रजू अपने कुर्सी से उठकर आकर समृद्धि और रिद्धम दोनों को अपने गोद में उठाते हुए मृत्युंजय, मेरा बेटा टेनिस बॉल बन गया है। ये सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, आखिरकार तेरा बेटा बड़ा है तो उससे बड़ा होने वाला काम भी तो करना होगा ना। मृत्युंजय के बाद विकल्प उसकी तरफ देखते हुए, बड़ा कैसे हुआ? अभी सबसे पहले आया ना। मृत्युंजय
विकल्प की बात पर समृद्धि और रिद्धम की तरफ इशारा करते हुए, ये दोनों करेक्ट टाइम पर आए हैं और मेरा बच्चा 2 महीने पहले ही आ गया ना, इसलिए वो सबसे छोटा है। बावजूद उसके बाल को नहीं पकड़ पा रहा था और उसके हाथ छोटे थे। आखिर में समृद्धि को झगड़ने में नाकाम होकर अव्यक्त रोना शुरू कर दे। रिदम अव्यक्त को रोता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास आकर समृद्धि को पीछे खींचते हुए बोला, छोड़ो, अभी को छोड़ो। समृद्धि रिदम को धक्का देते हुए, छोड़ा साला, मुझे छोड़। रिदम समृद्धि के धक्का देने पर गिर जाता है तो अव्यक्त इस बार जल्दी से उठकर समृद्धि के बाल को पकड़ लेता है और खींचना शुरू कर देता है। अब रिदम रोने लगती है, जिसे देखकर रिदम अव्यक्त को खींचते हुए कहता है, अभी छोड़ो। जिसे सुनकर रचना मृत्युंजय से बोली, जो पहले आता है वो बड़ा होता है, चाहे वो 7 महीने में आए चाहे 9 महीने में, और अभी बड़ा है। रचना के बाद सुनकर मृत्युंजय शिवांश की तरफ देखते हुए, शिव, तुम इन सबके सबसे बड़े भाई हो, इसलिए इन लोगों को तमीज़ की ट्रेनिंग देना तुम्हें सिखाना होगा। मृत्युंजय की बात पर दीपांजलि अपना सिर हिलाते हुए बोली, यश फूफू, और इसमें शिव का मैं हेल्प करूँगी। वैदिक दीपांजलि के हाथ सुनकर मृत्युंजय से बोला, मैं भी हेल्प करूँगा। मृत्युंजय उन लोगों की तरफ देख अपना सिर हिला देता है और सभी लोग अपना डिनर करके अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।